Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि याद होगा आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये समझा था डिटेल में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए भी देखा था, साथ में हम लोगों ने सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए भी देखा था। तो लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था फ्लक्स का, क्या आया था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या अगर हम उसको फुल्ली इंटीग्रेट करें किसी अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए तो क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल फ्लक्स थ्रू अ अनसिमेट्रिकल सरफेस। तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलो या गॉस थ्योरम बोलो, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर दोस्तों, अभी तक जितना भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा वो एक तरफ, इलेक्ट्रोस्टैट में मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जितना पढ़ा, और ये जो गॉस लॉ है इसके बाद के जो टॉपिक्स, तो ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर उधर से आएगा तो 100% दूसरा क्वेश्चन गॉस लॉ से आएगा ही। मतलब गॉस लॉ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है। क्या है ये लॉ, बताता क्या है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो गॉस लॉ एक्चुअल में है क्या? गॉस लॉ एक्चुअल में फ्लक्स के बारे में बात करता है, और क्या कहता है गॉस लॉ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक स्टेटमेंट पहले हम लिख लेते हैं गॉस लॉ का समझने के लिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें मैथमेटिकली, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है ये मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखा गया ये स्टेटमेंट, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहता है। क्या कहता है स्टेटमेंट, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो 1 upon epsilon naught times the total charge that is carried by the surface। मतलब जितना भी चार्ज उस सरफेस से कैरी करता है उसको अगर हम 1 upon epsilon naught से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस के टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। ये किसका कहना था, गॉस लॉ। अगर हम इसको इन शॉर्ट समझें, एकदम सस्ते टर्म्स में, सस्ती लैंग्वेज में समझें, तो गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से रिलेट करता है। दो क्वांटिटी को रिलेट करने का काम, रिलेशन देने का काम कौन करता है, गॉस लॉ। किसका किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से रिलेट करने वाला लॉ कौन, गॉस लॉ। मतलब देखो होता क्या है ना, हम क्या है ऐसे ऐसे बड़े बड़े टेक्निकल लैंग्वेज में फंस जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, हम बेसिक सी चीज भूल जाते हैं कि मेन सोल पर्पस किसी लॉ का क्या है। तो इस लॉ का मेन सोल पर्पस क्या है, कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिश्तेदारी बताता है किसके साथ, चार्ज के साथ। तो क्या होगा इससे फायदा, इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर हम लोग को कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा, कोई एनालिटिकल मेथड यूज करके हमको कैलकुलेट करने बोला जाएगा कि किसी सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना है और उसी सरफेस के लिए टोटल चार्ज निकालने बोला होगा, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे, और जो गिवन फ्लक्स रहेगा या कैलकुलेटेड फ्लक्स रहेगा जो हम लोगों ने ई डॉट डी एस वाले मेथड से सॉल्व किया था उसका यूज करके चार्ज निकाल लेंगे। और आप देखना, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और जब हम लोग गॉस लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हर न्यूमेरिकल का पैटर्न वही रहेगा कि फ्लक्स निकालो, चार्ज निकालो, फ्लक्स निकालो, चार्ज निकालो। तो फ्लक्स निकाल के चार्ज निकालने का जो पैटर्न है वो किसके कारण पॉसिबल हो पाया, गॉस लॉ के कारण। तो मुद्दा समझ आया, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ ने सिंपली फ्लक्स को चार्ज से रिलेट किया। अब इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए कि भाई किया कैसे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी लॉ का जो स्टेटमेंट सामने में लिखा है इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। सो लेट्स गो विद द प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ। तो इसके प्रूफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं,
हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ओ। मैंने क्या किया, अभी इस गॉस लॉ के प्रूफ के लिए एक पॉइंट चार्ज ले लिया। पॉइंट चार्ज कौन था? प्लस क्यू। इस प्लस क्यू को कहां पे रख दिया? किसी ओ पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये मान लेता हूं ये एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अगर इस प्लस क्यू चार्ज को मैं यहां पे सेंटर पे रख दिया, जिसको मैंने ओ नाम दिया, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि इस प्लस क्यू चार्ज के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट रिकॉल करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? तो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब यहां से भी अगर हम लोग देखेंगे कि ऑल डायरेक्शंस में ये 3D अगर हम लोग देखें तो इट विल बी स्फेरिकल इन शेप विच इज मूविंग ऑल अराउंड दी पॉजिटिव चार्ज। नॉट स्फेरिकल इन शेप बट स्फेरिकल सरफेस कैन एनक्लोज इट। तो हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है? नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई आपने कि ये यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में क्या कर रही है? हर डायरेक्शन में क्या कर रही है? स्प्रेड आउट कर रही है। अब मेरे को क्या करना है? गॉस लॉ को अप्लाई करने का सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर लॉ को अप्लाई करने के लिए एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, और उस क्लोज सरफेस को ही हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो बताओ इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो पहले देखो कौन सा सरफेस हम लोग एज्यूम करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स का पैटर्न कैसा है, और वो फ्लक्स जो हम सरफेस एज्यूम करने वाले हैं क्या उससे प्रॉपरली इवनली क्या कर रहा है? पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं देखूं किसी भी एक पॉइंट पे, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे देखूंगा तो हर पॉइंट में अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस में मान लेता हूं कि मैं मान लेता हूं से इस पर्टिकुलर चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे मैं क्या देखूं? इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इससे इक्वी डिस्टेंस, इससे भी इक्वी डिस्टेंस, इक्वी से इक्वी डिस्टेंस, सब जगह मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई होगा। तो मैं क्या करूंगा? कुछ ऐसा सरफेस देखूंगा जो कि क्या करे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से इक्वी डिस्टेंस हो और वो एक यूनिफॉर्म सरफेस हो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्ली पास हो रही हो। तो यहां पे मैं नेचुरली जब ये ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो मैं यहां पे कौन सा सरफेस एज्यूम करूं? तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। व्हाई है एज्यूम्ड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस? जस्ट बिकॉज यहां स्फीयर ही है जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रॉपर्ली एकोमोडेट कर सकती है। क्या कर सकती है? एकोमोडेट। सो ये जो मैंने सरफेस यहां पे कंसिडर किया है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज दी स्फेरिकल, और गॉस लॉ के लिए कंसिडर कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्यों कंसिडर किया? क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करने का पहला रूल ही बोलता है कि इट शुड हैव अ क्लोज सरफेस। तो मैंने क्या किया? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लिया और मैं मान लेता हूं इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मतलब स्फीयर, तो इस पर्टिकुलर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया अगर हम ए से यहां ना डिनोट करें क्योंकि हम जनरली एस से कर रहे हैं सरफेस एरिया को, तो इट विल बी नथिंग बट 4 पाई, और अगर रेडियस आर है तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब मेरे को अप्लाई करना है गॉस लॉ को, तो अप्लाई करने के लिए गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स कैसे निकालूंगा? तो फ्लक्स निकालने के लिए काम करता हूं मैं यहाँ पे किसी भी एक पोर्शन पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। कल मैंने आपको फ्लक्स निकालना बताया था, तो फ्लक्स के लिए अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए हमको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता था। तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज स्मॉल एलिमेंट, और इस स्मॉल एलिमेंट को मैं बोल देता हूं ds, और इस स्मॉल एलिमेंट ds का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, एंड इसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास हो रही होगी, वो क्या होगी? ई होगी। तो ई और जो नॉर्मल है उस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट का, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो कैन आई से दैट थीटा बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। अगर मैं एलिमेंट यहां पे लिया, एलिमेंट में कहीं भी लूंगा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, हर जगह नॉर्मल जा रहा है, तो दोनों हमेशा पैरेलल ही रहेंगे, यानी कि 0 डिग्री ही बनेगा। मतलब ऐसा मत बोलना यहां क्यों लिया, इट कैन बी टेकन एनीवेयर, बट एक जगह लेके उसको इंटीग्रेट करना है तो कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ds ले लिया, उसका नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहीं से जा रही है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। बोलो बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैंने यहां पे आपको ये करके दिखा दिया। साथ में मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r है,
क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी द फ्लक्स? द फ्लक्स थ्रू द area element, the flux through the area element ds will be, अब नेचुरल सी बात है, छोटे से एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा. सो दैट इज डिनोटेड बाय d phi and it will, the formula for the flux is nothing but E dot ds, यानी कि इट विल बी E ds cos थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, तो इट विल बी E ds cos 0. और किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ E आई विल पुट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर cos 0, तो क्या हो जाएगा 1. cos 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1, इतना बेसिक मैथ्स तो आता ही है. तो इट विल बी ds. सो ये हमारा निकला फ्लक्स. अब हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, अभी तो छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकाला है, तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स. तो मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया था, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको इस स्मॉल एलिमेंट के फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट यहां पे हम कर देंगे. और कौन सा इंटीग्रेशन करना है हमको, सरफेस इंटीग्रेशन. तो इस पर्टिकुलर सरफेस में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके इसकी लिमिट जाएगी, पूरा एरिया अगर हम लेंगे तो इट विल बी नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं सरफेस इंटीग्रेशन कर रहा हूं. और छोटे से एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट करके पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का. तो ये आ गया लिमिट 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर ds. देखो यहां तक, क्योंकि मैं आगे करके अब इसको आगे पुश करके ऊपर लेके जाऊंगा. आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहली तो पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट का नॉर्मल वेक्टर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के डायरेक्शन में था, दोनों का एंगल 0 दिखा दिया. फिर उस स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स निकाला, फ्लक्स का वैल्यू होता है ईडीएस cos थीटा, cos 0 था तो cos 0 1 हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर दिया पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, साथ में ds ले लिया. अब मैं इंटीग्रेट कर दिया टोटल फ्लक्स के लिए, लिमिट डाल दिया 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरा स्फेरिकल सेल का एरिया लेना है. अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. बचेगा क्या, सिर्फ 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर, इट विल बी ds के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 विल बी, और 1 का क्या होगा, s ही होगा, तो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. और ये s आ गया, और s की लिमिट हो गई 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे q बचेगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाई, हेंस अपन चाहें तो लिख सकते हैं हेंस फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ कि द टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हम लोगों ने यहाँ पे गॉस लॉ एक पॉइंट चार्ज सरफेस के लिए प्रूव कर दिया. ये हर सरफेस के लिए एलिजिबल है. द ओनली क्लॉज इज सरफेस नीड टू बी अ क्लोज सरफेस. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप एक साथ चाहो तो इस प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये प्रूफ आपके सामने है. होपफुली जो भी गॉस लॉ का प्रूफ मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, गॉस लॉ के बेस पे कुछ अच्छे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.